इन अर्ली 2000s यूनिटेक ग्रुप को इंडियन रियल एस्टेट का राइजिंग स्टार माना जाता था। बाय मिड 2000s वो इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट रियल एस्टेट कंपनी थी एंड बाय 2010 उनकी कंपनी यूनिनॉर इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी थी। आज उनके मैनेजिंग डायरेक्टर्स जेल में हैं और उसका एग्जिस्टेंस भी खतरे में है। 83 अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट्स, 15,000 होम बायर्स जो पिछले 10 सालों से अपने घर का पोजीशन वेट कर रहे हैं और अभी भी 1 से 4 साल और लगेंगे उनको अपने घर का पोजीशन मिलने में। ऐसे कैसे हो गया कि एक इतनी बड़ी कंपनी आज ऐसी सिचुएशन में पहुंच गई? आज मैं आपके साथ यूनिटेक ग्रुप की केस स्टडी शेयर करूंगा, उनकी पूरी हिस्ट्री, उनकी ग्रोथ स्टोरी, एक्सपांशन स्टोरी, उनका डाउनफॉल कब और कैसे शुरू हुआ, गवर्नमेंट ने और कोर्ट ने कैसे इंटरवीन करके इस कंपनी को बचाने की कोशिश की, आज उनके प्रोजेक्ट्स का और होम बायर्स का क्या स्टेटस है और हम जैसे होम बायर्स के लिए इस पूरे केस से क्या लर्निंग मिलती है। आज मैं आपके साथ जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा ये सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन पे फ्रीली अवेलेबल है। मैंने सिर्फ इसे एक जगह पे कंपाइल किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। अगर आप यूनिटेक ग्रुप के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो तो मैंने ये सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में शेयर किए हैं, आप उनको रेफर कर सकते हो। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। 1971 में मिस्टर रमेश चंद्रा ने अपने 5 पार्टनर्स के साथ मिलकर शुरुआत की अपनी पहली कंपनी यूनाइटेड टेक्निकल कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड की, जो एक सॉइल इन्वेस्टिगेशन कंपनी थी। 1974 में उन्होंने सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स लेना शुरू किया और 1986 में दे एंटर्ड रियल एस्टेट डेवलपमेंट। अर्ली 2000s में उन्होंने अपना रियल एस्टेट का फोकस इंक्रीज किया और उनके चेयरमैन मिस्टर रमेश चंद्रा बिकेम द फेस ऑफ फास्टेस्ट ग्रोइंग रियल एस्टेट कंपनी इन इंडिया। Mr. Chandra is a civil engineer from IIT Kharagpur with a master's degree in structural engineering from University of Southampton. उनके बेटे अजय एंड संजय चंद्रा ने भी ग्रुप को अर्ली 2000 में ज्वाइन किया एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर और कंपनी का फास्ट पेस्ड एक्सपांशन शुरू किया। मिड 2000s में इंडियन रियल एस्टेट में एक बहुत ही ज़बरदस्त बूम आया था और इसी बूम में बहुत सारे डेवलपर्स ने बहुत फास्ट पेस पर ग्रो किया। सिमिलरली यूनिटेक, जो उस टाइम पे मेजरली सिर्फ दिल्ली एनसीआर में था, उन्होंने भी इसी बूम में बहुत फास्ट पेस पे मल्टीपल सिटीज़ में एक्सपांड किया और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रियल एस्टेट डेवलपमेंट बनाना शुरू किया, इंक्लूडिंग वर्ल्ड क्लास कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, ITES पार्क्स, SEZs, रेसिडेंशियल टाउनशिप्स, स्कूल्स, होटल्स, मॉल्स, गोल्फ कोर्स, अम्यूजमेंट पार्क्स, रोड्स एंड हाईवेज। यूनिटेक ग्रुप ने फास्ट पेस पर लैंड एक्विजिशन शुरू किया और बहुत ही शॉर्ट टाइम में 14,500 एकड़ ऑफ लैंड एक्वायर किया। 2005 तक वो इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट रियल एस्टेट डेवलपर बन गए थे। ये सारे फैक्टर्स यूनिटेक ग्रुप के मार्केट कैप और शेयर प्राइस को एक नए हाई पे ले गए। जून 2005 में उनका शेयर प्राइस 428 रुपीज़ पे था एंड बाय मई 2006 इट हैज़ इंक्रीज्ड बाय 31 टाइम्स टू 13,422 रुपीज़। उस टाइप पे उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन था 16,765 करोड़। They have built some of the landmark developments in HCR, including residential townships such as Nirvana Country and Greenwood City, high-end apartments such as World Spa and Uniworld Gardens, iconic commercial projects in Gurgaon such as Unitex Cyber Park and Signature Towers, world-class malls like Metro Walk in Rohini and GIP in Noida. Initially, उनका primary presence सिर्फ दिल्ली NCR में था, but later they expanded to 22 cities across the country, including cities like Ambala, Bhopal, Nagpur, Mumbai, Goa, Bangalore, Chennai, Hyderabad, Kolkata, Varanasi, Dehradun, and many more. Mid 2000s में इंडियन टेलीकॉम सेक्टर भी बूम पे था और इसीलिए यूनिटेक ग्रुप ने रियल एस्टेट से डाइवर्सिफाई करके टेलीकॉम इंडस्ट्री में एंटर करने का डिसीजन लिया और 2007 में उन्होंने एक नई कंपनी बनाई, यूनिटेक वायरलेस लिमिटेड। 2008 में उनको 22 टेलीकॉम सर्कल्स में ऑपरेट करने का लाइसेंस मिल गया एंड सब्सिक्वेंटली उन्होंने नॉर्वे बेस्ड टेलीनॉर ग्रुप के साथ में जॉइंट वेंचर किया टू क्रिएट अ न्यू ब्रांड यूनिनॉर। टेलीनॉर ग्रुप ने 6,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए एंड दे वर द मेजर स्टेक होल्डर इन द जॉइंट वेंचर विद 67%। 2009 में यूनिटेक ग्रुप ने 5,000 करोड़ का लोन लिया फ्रॉम SBI अपने टेलीकॉम बिजनेस के लिए। Within 2 years of operation, Uninor grew from 0 to 4.5 crore customers by 2012 and had become the most successful company among the companies जिनको नए लाइसेंस मिले थे। In fact, उनके यूजर्स were double the users of all the other new companies put together। तो ऐसा क्या हो गया कि यूनिटेक ग्रुप को टेलीकॉम इंडस्ट्री छोड़नी पड़ गई?
जिनका शेयर एक टाइम पे 13,500 रुपये पे था, आज 2023 में वो 1.5 रुपये पे ट्रेड हो रहा है। तो अब जानते हैं उनकी डाउनफॉल की स्टोरी। 2010 में 2G स्कैम ने पूरे देश को हिला दिया और इसी के साथ यूनिटेक ग्रुप का डाउनफॉल शुरू हुआ। 2G स्कैम का बेसिक प्रीमाइस था कि उस टाइम के टेलीकॉम मिनिस्टर मिस्टर ए राजा पे एलिगेशन था कि उन्होंने काफ़ी सस्ते रेट्स में 2G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन किया था, जिससे गवर्नमेंट को 1,70,000 करोड़ का लॉस हुआ। इसके इंक्वायरी के लिए 2011 में यूनिटेक के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर संजय चंद्रा को अरेस्ट किया गया था और वो 8 महीने तक कस्टडी में थे, जिसके बाद उनको बेल पे रिलीज कर दिया गया और फाइनली 2017 में ये पाया गया कि उनका इस पूरे केस में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सारे 122 लाइसेंसेस भी कैंसिल कर दिए। इस पूरे केस के बाद में यूनिटेक और टेलीनॉर के बीच में अनबन हो गई अबाउट द कंट्रोल ऑफ यूनिनॉर, और जिसकी वजह से यूनिटेक ने अपना पूरा स्टेक टेलीनॉर को बेच दिया। एक तरफ यूनिनॉर में प्रॉब्लम्स थी और सेम टाइम पे रियल एस्टेट भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा था। 2008 में अमेरिका में मॉर्गेज क्राइसिस हुआ और शुरुआत हुई एक ग्लोबल रिसेशन की, जिसके आफ्टर इफेक्ट्स इंडियन रियल एस्टेट मार्केट पे भी आए। इस स्लो डाउन होने के पहले इंडियन रियल एस्टेट डेवलपर्स लेफ्ट राइट सेंटर ज़मीन खरीद रहे थे, जिसकी वजह से ज़मीनों के प्राइसेस बढ़ते गए। वो फिर भी ज़मीन खरीद रहे थे क्योंकि वो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स बना के, रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ बना के इसको और ज़्यादा रेट्स पे बेच रहे थे। बट ग्लोबल रिसेशन की वजह से इंडियन रियल एस्टेट मार्केट में भी डिमांड स्लो हो गई और इसका इम्पैक्ट यूनिटेक ग्रुप पे भी आया। यूनिटेक ने ग्लोबल रिसेशन शुरू होने के पहले 2007-8 में 70 लाख स्क्वायर फीट ऑफ रियल एस्टेट बेचा था, लेकिन 2008-9 में सिर्फ 20 लाख स्क्वायर फीट ही बेच पाए। इस स्लो डाउन को काउंटर करने के लिए यूनिटेक ग्रुप ने मेट्रो सिटीज़ के आउटस्कर्ट्स और टीयर 2 सिटीज़ में लो कॉस्ट प्रोजेक्ट्स लॉन्च करना शुरू किया। बट इसके बावजूद उनकी कैश फ्लो सिचुएशन इंप्रूव नहीं हो पाई और वो अपने प्रोजेक्ट्स टाइम से डिलीवर नहीं कर पा रहे थे। 2015 में सबसे पहली बार होम बायर्स ने उन पर लीगल केस किया फॉर डिले इन पोजेशन, और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। 2015 से 2017 के बीच में उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के होम बायर्स ने अलग अलग सिटीज़ में उन पे कहीं पे सिविल तो कहीं पे क्रिमिनल केस फाइल किया फॉर डिले इन पोजेशन। 2008 में यूनिटेक की मार्केट वैल्यूएशन अपने पीक पे थी एट 85,000 करोड़ रुपीस, जो 2017 में गिर के सिर्फ 1,900 करोड़ रुपए पे रह गई, और उनका शेयर प्राइस जो 2006 में 13,000 रुपए पे था वो 2017 में सिर्फ 5 रुपए पे आ गया। In 2017, Unitech Group owed 7,800 crores to over 16,000 home buyers for its delayed projects. कंपनी के ऊपर उस टाइम पे 6,700 करोड़ का लोन भी था। फंड्स अरेंज करने के लिए ग्रुप ने अपने गुड़गांव, नोएडा, चेन्नई और हैदराबाद में अपने लैंड पार्सल्स को बेचना शुरू किया। बहुत सारे लीगल केसेस के बाद अगस्त 2017 में चंद्रा ब्रदर्स को अरेस्ट कर लिया गया और वो अभी तक जेल में ही हैं। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फॉरेंसिक ऑडिट का ऑर्डर दिया अगेंस्ट यूनिटेक ग्रुप की सारी कंपनीज पे। ऑडिटर्स ने रिपोर्ट में ये बताया कि 2006 से 14 के बीच यूनिटेक ग्रुप ने 29,000 होम बायर से 14,270 करोड़ रुपीस लिए थे और 6 अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 1,800 करोड़ रुपए लिए थे अपने 74 प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए। ऑडिटर्स ने यह भी बताया कि यूनिटेक ग्रुप ने होम बायर्स का अराउंड 5,000 करोड़ और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का 750 करोड़ कभी भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए यूज ही नहीं किया और अराउंड 2,000 करोड़ इंडिया के बाहर इनलीगली टैक्स हेवंस में इन्वेस्ट कर दिया। दिसंबर 2019 में टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑलमोस्ट 15,000 होम बायर्स, सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया कि वो यूनिटेक ग्रुप के मैनेजमेंट को टेक ओवर कर ले, एक नए बोर्ड को अपॉइंट करे और ये सारे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने की कोशिश करे। 2015 में पहला केस फाइल हुआ था। 2017 में फाइनेंशियल ऑडिट हुआ और यूनिटेक के मैनेजिंग डायरेक्टर्स अरेस्ट हो गए। 2019 में गवर्नमेंट ने यूनिटेक ग्रुप को टेक ओवर कर लिया, तो बेसिकली 4 साल लग गए एक सोल्यूशन आने में। लेकिन उसके बाद भी आज 2023 में भी लोगों को अपने घर नहीं मिले हैं। तो 2019 से 2023 इन 4 सालों में हुआ क्या एग्जैक्टली? अब एज पर सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर जनवरी 2020 में एक नए बोर्ड का फॉर्मेशन हुआ जिसमें 8 हाई प्रोफाइल डायरेक्टर्स थे, इंक्लूड एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर, एक्स CMD ऑफ NBCC, चेयरमैन ऑफ HDFC क्रेडालिया, चेयरमैन ऑफ एम्बेसी ग्रुप, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हिरनदानी ग्रुप। तो बेसिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग और हाई प्रोफाइल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट हुए। बोर्ड का पहला काम था ये फिगर आउट करना कि कितने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होना बाकी हैं, कितने होम बायर्स को पोजीशन देना है,
ये पूरा काम कब तक कंप्लीट हो पाएगा, इसको कंप्लीट करने के लिए कितना पैसा चाहिए होगा और ये फंड्स अरेंज कहाँ से होंगे। बोर्ड ने ये सारी चीज़ें फिगर आउट करके अपना एक रेजोल्यूशन प्लान सबमिट किया। बोर्ड का फॉर्मेशन हुआ था जनवरी 2020 में और बोर्ड ने अपना पहला रेजोल्यूशन प्लान सबमिट किया जुलाई 2020 में, विच वॉज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द यूनिटेक ग्रुप। जब बोर्ड ने ये पूरी इंफॉर्मेशन को क्रॉस वेरीफाई किया डॉक्यूमेंट्स और रिसिप्ट्स के साथ में, उनको पता चला इस पूरे डेटा में इनएक्यूरेसी है और इसीलिए उन्होंने एक रिवाइज्ड रेजोल्यूशन प्लान सबमिट किया फरवरी 2021 में। 2021 में ही सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड को बोला 5 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स को हायर करने के लिए, जो फिजिकली जाके प्रोजेक्ट्स पे ये क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि कितना काम हो गया है, कितना काम बाकी है, जो बचा हुआ काम है वो कैसे कंप्लीट हो सकता है, कितना टाइम लगेगा और ये पूरे काम को कंप्लीट कराने के लिए टेंडरिंग प्रोसेस कैसे काम करेगा। इन 5 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनीज को मॉनिटर करने के लिए बोर्ड ने इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को अपॉइंट किया और बेस्ड ऑन देयर फीडबैक बोर्ड ने एक फाइनल रेजोल्यूशन प्लान जुलाई 2022 में फिर से प्रेजेंट किया। अब सेकंड अमेंडेड रेजोल्यूशन के हिसाब से यूनिटेक ग्रुप के पास टोटल में 78 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, 13 कमर्शियल प्रोजेक्ट्स एंड लैंड था नोएडा में जिसपे वो प्लॉटेड डेवलपमेंट करने वाले थे। इसमें से यूनिटेक ग्रुप के हिसाब से 24 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स वो कंप्लीट कर चुके थे, बट इन रियलिटी उसमें से 18 प्रोजेक्ट अभी भी फुल्ली कंप्लीटेड नहीं थे और उनमें थोड़ा सा काम होना बाकी था। 49 प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज पे थे एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन। 5 प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जिनको फुल्ली अबैंडन कर दिया गया क्योंकि या तो वहाँ पे कोई यूनिट बिका ही नहीं था या फिर वहाँ पे कोई काम शुरू ही नहीं हुआ था अभी तक। 13 कमर्शियल प्रोजेक्ट में से सिर्फ 2 ही प्रोजेक्ट पूरी तरीके से कंप्लीटेड थे और 7 में काम चल रहा था और 4 तो अभी तक शुरू ही नहीं हुए थे। प्लस नोएडा में प्लॉटेड डेवलपमेंट का काम भी होना बाकी था। अब इन सारे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए टोटल 5,160 करोड़ रुपए चाहिए होंगे। तो बेसिकली 15,000 रेजिडेंशियल यूनिट्स और 815 कमर्शियल यूनिट्स का पोजीशन देना बाकी है टू दी एग्जिस्टिंग बायर्स। इसके अलावा कंपनी को 20,000 यूनिट्स और बना के बेचने होंगे, तब जाके सारे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने का पैसा जमा हो पाएगा। रेजोल्यूशन में ये भी मेंशन है कि एक बार टेंडरिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया और इन प्रोजेक्ट्स पे काम शुरू हो गया तो उसके बाद इन सारे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए 1 से 4 साल तक का टाइम चाहिए होगा। लेकिन इतने सारे यूनिट्स को कंप्लीट करना प्लस इतने सारे यूनिट्स बना के बेचना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि कंपनी के पास आज की डेट में इतना ज़्यादा कैश फ्लो अवेलेबल नहीं है। तो बेसिकली कहीं से शॉर्ट टर्म फंडिंग अरेंज करनी होगी जिसके ऊपर एडिशनल इंटरेस्ट कॉस्ट आएगा। तो अगर अभी एग्जिस्टिंग होम बायर्स ने अपनी पेमेंट टाइम से नहीं दी या फिर जो नए यूनिट्स बने हैं उनका सेल्स लो हो गया तो फिर से फंडिंग का इशू आ सकता है और फंडिंग इशू आ गया तो ये प्रोजेक्ट्स और ज़्यादा डिले भी हो सकते हैं। रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क में एग्जिस्टिंग होम बायर्स के लिए भी कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला, उनका प्राइस सेम रहेगा, मतलब आज से 10 साल पहले उन्होंने जो भी प्राइस में बुक किया था उसी सेम प्राइस में उनको अभी अपना घर मिलेगा। दूसरा, अभी तक उन्होंने पेमेंट में जो भी डिले किया है उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट पेनल्टी चार्ज नहीं होगी। और तीसरा, अभी तक जो डिले हुआ है इन पोजीशन उसके लिए कंपनी कोई भी इंटरेस्ट या कोई भी पेनल्टी पे नहीं करेगी टू दी एग्जिस्टिंग होम बायर्स। नेक्स्ट, अगर कोई होम बायर अपना यूनिट कैंसिल करके रिफंड चाहता है तो उसको कोई रिफंड नहीं मिलेगा क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होम बायर से ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ रुपए कलेक्ट किए हैं, प्लस उनको एग्जिस्टिंग होम बायर से और 3,300 करोड़ रुपए आने बाकी हैं। तो अगर इस स्टेज पे कोई अपना यूनिट कैंसिल करता है और रिफंड मांगता है तो कंपनी के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो सबको रिफंड कर सके। प्लस अगर उन्होंने रिफंड देना शुरू कर दिया तो सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए सभी होम बायर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो किसी को भी रिफंड नहीं देंगे। रिफंड के केस में 2 एक्सेप्शंस हैं। सबसे पहला, अगर आपका यूनिट किसी ऐसे प्रोजेक्ट में जो अबैंडन हो चुका है, मतलब कंपनी उसको आगे बनाने ही नहीं वाली, तो कंपनी आपको एक दूसरे प्रोजेक्ट में जो सिमिलर लोकेशन पे है, सिमिलर टाइप का है, उसमें आपको एक यूनिट ऑफर करेगी। अगर आपको वो यूनिट नहीं चाहिए तो ही आपको रिफंड मिलेगा, लेकिन रिफंड सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट का मिलेगा। मतलब जो भी अमाउंट आपने आज से 8-10 साल पहले पे किया था, इतने साल के डिले के लिए उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट पेनल्टी नहीं दी जाएगी। दूसरा एक्सेप्शन है ऑन मेडिकल ग्राउंड्स। अगर कोई ये प्रूव कर देता है कि वो मेडिकली अनफिट है और वो आगे की पेमेंट नहीं दे पाएगा तो कंपनी उसको रिफंड देगी, लेकिन अगेन सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट का। प्लस वो ये सारे केसेस को इंडिविजुअली मॉनिटर करेंगे, चेक करेंगे और तभी रिफंड अप्रूव करेंगे।
इसके अलावा जितने भी प्रोजेक्ट्स अभी कंप्लीट होने हैं, अगर उनके कंप्लीशन में कोई भी डिले होगा तो कंपनी उसके लिए कोई भी इंटरेस्ट पेनल्टी होम बायर को पे नहीं करेगी। ये उन पे भी अप्लाई करता है जो ये एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर बची हुई इन्वेंट्री है, अगर कोई वो खरीदेगा तो उनको भी डिले के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट पेनल्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी बहुत बड़ी फाइनेंशियल प्रेशर में है, उनको ऑलरेडी बहुत सारा पैसा चाहिए ये प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने में। अगर फंड्स डिले हो गए या किसी और रीज़न की वजह से ये प्रोजेक्ट के अंदर डिले हो गया तो कंपनी पहले ही डिक्लेयर कर रही है कि वो आपको कोई भी इंटरेस्ट पेनल्टी पे नहीं करेंगी। इसके अलावा यूनिटेक ग्रुप ने 7 कमर्शियल प्रोजेक्ट में अश्योर्ड रिटर्न प्रॉमिस किए थे, मतलब फिक्स्ड मंथली रेंटल इनकम टिल द टाइम ऑफ पोजीशन। कंपनी ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है कि वो कोई अश्योर्ड रिटर्न्स पे नहीं करेंगे, कोई भी डिले पे पेनल्टी नहीं पे करेंगे। मतलब इन अ नटशेल होम बायर्स को या तो एक बहुत बड़ा लॉस लेना पड़ेगा या फिर एक एंडलेस वेट करना पड़ेगा कि कब इनका प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा और कब उनको अपने यूनिट का पोजीशन मिलेगा। 5 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनीज एंड इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को अपॉइंट किया गया था पूरे टेंडरिंग प्रोसेस को ओवरलुक करने के लिए। अब इन्होंने ये फीडबैक दिया कि ये 83 प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए 130 टेंडर्स को रोल आउट करना होगा। अब इतने सारे टेंडर्स तो एक साथ में रोल आउट नहीं हो सकते, इसीलिए इनको 4 या 5 लॉट में रोल आउट किया जाएगा और हर लॉट में 30 से 35 टेंडर्स होंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरे टेंडरिंग प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए रिटायर्ड जस्टिस AM सप्रे को अपॉइंट किया ताकि वो ये पूरे प्रोसेस को ओवरलुक कर सके। अब इनिशियल प्लान था कि जनवरी 2023 तक ये सारे टेंडर्स रोल आउट हो जाएंगे और काम शुरू हो जाएगा। आज जुलाई 2023 हो चुका है, मतलब सेकेंड अमेंडमेंट सबमिट होने के बाद में अभी 1 साल हो चुका है और उसके बाद भी कोई भी टेंडर अप्रूव नहीं हुआ है और कोई भी काम शुरू नहीं हो पाया है। तो ऐसा हुआ क्यों? अब जनवरी 2023 में पहला लॉट रोल आउट हुआ जिसमें 35 टेंडर्स थे। अब ये 35 में से 18 पे तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। एक के केस में कंपनी इनएलिजिबल हो गई और दूसरे एक टेंडर के केस में जो कोटेशन आया वो फाइनेंशियली वायबल नहीं था। तो बेसिकली 35 में से सिर्फ 15 ही अप्रूव हो पाए और बाकी 20 में कोई रिस्पॉन्स ही नहीं था। ये 15 एलिजिबल टेंडर्स को बोर्ड ने अप्रैल 2023 में अप्रूव कर दिया। मई में जस्टिस सप्रा ने अप्रूव कर दिया और उसके बाद से ये सुप्रीम कोर्ट के अप्रूवल का वेट हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इसको अप्रूव करे तो इन 15 टेंडर्स पे काम शुरू हो सके। तो बेसिकली ये एक एक लॉट का टेंडरिंग प्रोसेस बहुत ही लंबा है। मतलब पहले EIN और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी इसको अप्रूव करेंगी, उसके बाद में बोर्ड इसको अप्रूव करेगा, उसके बाद में रिटायर्ड जस्टिस सप्रा इसको अप्रूव करेंगे, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट इसको अप्रूव करेगा और उसके बाद ही काम शुरू हो पाएगा। तो बेसिकली इतने लंबे प्रोसेस के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और अभी तक तो सिर्फ पहले 15 भी अप्रूव नहीं हो पाए हैं और 115 करने बाकी हैं। तो मतलब ये पूरा प्रोसेस कब जाके कंप्लीट होगा इसका कोई आइडिया नहीं है और इसके वजह से और पोजीशन में कितना बड़ा डिले होगा इसका भी कोई आइडिया नहीं है। नाउ टू समराइज, एज अ होम बायर मेजॉरिटी लोग कंपनी की ब्रांड इमेज पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, उनकी मार्केटिंग के ऊपर, उनके ऑफर्स और डिस्काउंट्स के बारे में ज़्यादा पता करते हैं और उनके ट्रैक रिकॉर्ड को इग्नोर कर देते हैं। अब यूनिटेक के केस में वार्निंग साइंस क्लियरली दिख रहे थे। यूनिटेक ने 91 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए थे जिसमें से उनके खुद के हिसाब से उन्होंने सिर्फ 26 प्रोजेक्ट्स पूरे कंप्लीट किए थे। जो ऑडिट में पता चला था कि वो 26 भी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं थे, बट यूनिटेक के हिसाब से उन्होंने 26 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए थे। तो बेसिकली लेस देन 1/3 ऑफ दी प्रोजेक्ट्स। अब इतने सारे न्यू लॉन्चेस हैं जो कंप्लीट नहीं हो रहे, ये क्लियरली वार्निंग साइंस थे। तो मेरी सिर्फ एक सिंपल सी एडवाइस है कि जब भी आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो उस बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करो, स्पेसिफिकली डिलीवरी ट्रैक रिकॉर्ड कि उसने कितने प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं। वहाँ पे जाके फिजिकली चेक करो, वहाँ पे लोगों से जाके बात करो कि जो डिलीवर हुआ है वो एज पर देयर स्टैंडर्ड्स है भी या नहीं है, और उसी के बाद में आपको आइडिया आएगा कि आप इस बिल्डर के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। हाँ, लेकिन एक बात और भी है कि अगर किसी ने फ्रॉड करना है तो आप कितनी भी इंक्वायरी कर लो, कितनी भी चीज़ें चेक कर लो, आप उसको वेरीफाई नहीं कर पाओगे। बट एटलीस्ट अगर आप ये पूरा प्रोसेस फॉलो करोगे तो आप एक बेटर इन्फॉर्म डिसीजन ले पाओगे और जिसके अंदर फ्रॉड होने की पॉसिबिलिटी कम होगी। आई होप आपको आज का वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करो, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स के साथ में शेयर करो। और अगर आप रियल एस्टेट के बारे में और जानना चाहते हो और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसी तरीके से इंडियन रियल एस्टेट पर और वीडियोज़ बनाता रहूँगा।
That's all for today. Signing off. I'm Rohan Bhardwaj. Take care. Have fun.